सीरियल नंबर, ये ऑब्जेक्ट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने देखनी है, एंड वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह होगी। सपोज फर्स्ट केस के अंदर इफ वी कंसिडर यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल, इसका मतलब है हमारे पास उसकी लेंथ या वेथ वगैरह जो है यूनिफॉर्म है हमारे पास, थ्रू और उसकी वेथ जो है थिकनेस वगैरह यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टोटल मीटर रूल है तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या होती है, दिस इज 50 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एट 20, सॉरी टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क, तो दिस शुड बी एट 50.0 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर हमारे पास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है। एंड इफ वी कंसिडर हाफ मीटर रूल, यूनिफॉर्म हाफ मीटर, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, अब हाफ मीटर रूल टोटल लेंथ कितनी होगी 50, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे आ जाएगी 25.0 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। अब थर्ड वन, सपोज इफ वी कंसिडर a uniform triangular plate, uniform triangular plate, if this is a triangular plate तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ये ट्रायंगल होगी बेटे। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस मींस कि हमारे पास अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं, जिसने कल मैंने बात की थी, एंगल बाइसेक्टर कह लो या मीडियंस, मीडियन द मिड पॉइंट ऑफ टू ऑपोजिट वर्टेक्स, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इफ यू लुक हियर देयर इज अ सेंटर पॉइंट वेयर ऑल दीस थ्री आर मीटिंग, तो ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे सारे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज बेसिकली इट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर, ठीक है। इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे होते हो, सी जी। We can write point of intersection of medians या angle bisectors. Fourth one now, what if we are having a uniform squared या rectangular plate? Uniform means thickness उसकी हर तरफ सेम है, ठीक है। या रेक्टेंगुलर प्लेट, अब यूनिफॉर्म स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट हमारे पास कुछ ये होगी बेटे। अब हमारे पास अगर इसके हमने एंगल बाइसेक्टर इसमें तो नहीं होगा, इसमें क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये ऑपोजिट वर्टिसेस को आपने जब ज्वाइन कर दिया दरमियान में जिस पॉइंट पे सारे जाके मीट कर रहे हैं, so this is basically center of gravity, so this is the point of intersection of its diagonals, ठीक है। फिफ्थ वन बेटे, if we consider uniform ring, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग अगर कंसिडर करते हो, यूनिफॉर्म में थिकनेस उसकी हर तरफ से बिल्कुल सेम है बेटे, यानी इसकी जो थिकनेस है बेटे वो हर तरफ से सेम है। रिंग नॉर्मली होती है उसको ऊपर कोई जेम वगैरह भी लगा हो, वो नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म रिंग क्योंकि इससे हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका क्या होगा, हमारे पास वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ रहा होगा, ये वाला, सो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूनिफॉर्म रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट जितनी भी हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने किस तरह लोकेट करनी है। बट व्हाट इफ वी आर हैविंग इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह हम करेंगे, तो हमारे पास उस केस के अंदर हम प्लम्ब लाइन मेथड यूज करते हैं, उस चीज को सस्पेंड करते हैं। जब भी किसी चीज को फ्रीली सस्पेंड करते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाई बिलो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है।
तो हमारे पास when an object is freely suspended, its center of gravity always lie below the point of suspension. हमेशा, ठीक है। बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या मतलब, हमारे पास बेटे अगर दिस इज एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर इज इट, एंड इफ आई मेक अ होल हियर एंड पास थ्रू अ नेल, अब मैं इसको सस्पेंड करता हूँ ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस पॉइंट, इसी लाइन के लॉन्ग अलाई करेगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाजमी है यहाँ पे बेटे इसी पॉइंट में से किसी एक, ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें से किसी एक पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे होगी, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी along at a position on the line, उसी लाइन के होगी, बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ रहा है ना। अब थर्ड पॉइंट बेटे ये आता है कि हमारे पास इफ वी आर हैविंग इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, लाइक ये भी तो इरेगुलर थी ना, तो मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहाँ पे इसी लाइन के लॉन्ग आएगी, दैट लाइन मस्ट बी, दैट पॉइंट मस्ट बी बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नेल शो किया था। थर्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of irregular is located by freely suspension plumb line method, लैमिना का मेथड भी कहते हैं, फ्रीली सस्पेंशन प्लम्ब लाइन। अब बेटे इसमें हमारे पास हम यूज यही कर रहे हैं बेसिकली, यही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी किसी चीज को फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली सस्पेंड का मतलब है नेल में से मैंने होल्ड किया, नेल में से पास कर दी, इसको मैं साइड पे डिस्प्लेस करता हूँ, इट शुड वाइब्रेट, इट मीन ये फ्रीली सस्पेंडेड है। अब हमारे पास इसी लाइन के अलोंग समवेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है, तो हम इसी टेक्निक को यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे ये हॉर्स शू मैग्नेट्स या हॉर्स शू मेटल शो किए हुए डिफरेंट मैंने, दिस इज अ हॉर्स शू मेटल आपके सामने बेटे हो गया ये। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट होल्स कर दिए, ठीक है। एक होल आपको ए पे नजर आ रहा है, एक बी पे, एक सी पे। एटलीस्ट दो होल्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एटलीस्ट टू होल्स। फिर आप क्या करते हो, यू नीड टू सस्पेंड इट फ्रॉम इट्स वन होल यूजिंग अ नेल एंड दिस अ प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होता है, सिंपली एक बटे पॉइंटेड ले लो, नहीं तो आप सिंपल पेंडुलम ले लो। हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है। ये मेसन्स वगैरह के पास भी होता है, जब दीवारें वगैरह बना रहे होते हैं ना मजदूर वगैरह मिस्त्री वगैरह, तो उनके पास भी होता है बेटा, जिसके वो देखते हैं कि बिल्कुल ठीक दीवार बन रही है नहीं बन रही, ठीक। तो ये हमारे पास प्लम लाइन इसको हम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली प्लम लाइन, प्लम लाइन हो गया। अब नाउ यू विल मार्क अ पॉइंट ऑन दिस horseshoe magnet exactly behind plumb line, let I wrote this b dash। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी सस्पेंड इट फ्रॉम इस अनदर होल व्हिच इज एट दिस सी, सी पे करेंगे तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी बेटे। अगेन दिस इज अ प्लम्ब लाइन, ठीक है। और इसके ऊपर आपने हमारे पास again you mark another point which is C dash exactly behind plumb line on this lamina, or lamina कह रहा हूँ, on this horseshoe metal। फिर आपने क्या किया, you will follow the same procedure with A, ठीक है। A जो होल था उसके साथ भी आप उसी तरह ही करोगे,
ये हमने ए से सस्पेंड किया, अब इसको जब बस बी से सस्पेंड किया था बी डैश पॉइंट आ गया, अब सी से सस्पेंड किया सी डैश पॉइंट आ गया। अब वी फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए एंड मार्क ए पॉइंट ऑन लैमिना एग्जैक्टली बिहाइंड प्लम लाइन। तो मेरे पास कुछ वो पॉइंट आ गया बेटा, विच इज सपोज ये ए डैश। अब आप क्या करोगे, इन सारे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से टू मार्क प्लॉट्स जो हैं उसके रिस्पेक्टिव उनको ज्वाइन कर दोगे। जब हमने इसको ए से सस्पेंड किया था, वी गॉट दिस पॉइंट ए डैश, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी डॉटेड। जब बी से सस्पेंड किया था, वी मार्क दिस पॉइंट बी डैश, यहाँ से इनको ज्वाइन कर दी, ये हो गया। जब सी से सस्पेंड किया था, मार्क पॉइंट क्या हो गया, सी डैश, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सारों के जो आ रहा है हमारे पास वो दिस पॉइंट है, दिस वन। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस हॉर्सशू मैटर विच इज नॉट लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो इसके ऊपर तो नहीं अप्लाई कर हो रही ना बेटे, ये इससे बाहर है। अच्छा, अब यही चीज एग्जामिनर पूछता भी है, व्हाट वर्किंग रूल या विच वर्किंग रूल डू यू फॉलो इन ऑर्डर टू obtain द या locate the center of gravity of irregular shaped lamina। this in syllabus and it had come in paper 4 as well ATP के अंदर, उसके 5 नंबर का बेटे क्वेश्चंस कई दफा मैंने देखा है। उसका वर्किंग रूल क्या होगा, इट मींस नाउ दिस इज अ वर्किंग रूल टू locate center of gravity of irregular shaped lamina। अच्छा, अब लेमिना हमारे पास, मैंने उस दिन भी बताया था, लेमिना बेटा उस चीज को कहते हो जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू इट्स रेस्ट ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, उस चीज को कहते हो जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ, योर पेपर इज लेमिना, योर कार्डबोर्ड इज लेमिना, योर एक्सरे इज लेमिना। यानी एक्सरे वो फिल्म जो होती है, ठीक है, आपका लीफ को लेमिना कह रहे होते हो क्योंकि लीफ की थिकनेस होती है निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ डायमेंशंस। आपका व्हाइट बोर्ड स्कूल के अंदर वो लेमिना, उसकी थिकनेस काफी कम है एज कंपेयर टू विड्थ एंड हाइट, ठीक है, या लेंथ एंड विड्थ। तो लेमिना वैसे लिख देता हूँ, पूछना नहीं है एग्जामिनर, वैसे बेटा मैं लिख रहा हूँ। अ प्लेन ऑफ द, बेटा प्लेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्लेन सरफेस, इन अदर वर्ड इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, whose thickness is negligible in comparison to its rest of dimensions। ठीक है, ठीक। अब बेटे ये रूल क्या है हमारे पास, डिफरेंट हम ऑप्ट करते हैं इसके लिए। सपोज दिस द रूल वन, सपोज दिस एन ऑब्जेक्ट नाउ। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में रूल वन के अंदर वी हैव टू मेक सेवरल होल्स नियर इट्स बाउंड्री। ठीक है, और एटलीस्ट 2 होल्स होने मैंने क्या जरूरी है, जैसे सपोज इफ मेक सेवरल होल, एक होल मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ये यहाँ पे मार्क कर दिया, जितना बाउंड्री के करीब होगा उतना बेहतर है। सेकंड होल, सपोज इफ आई टुक एट दिस पोजीशन एंड लेट द थर्ड होल इज एट दिस पोजीशन। एटलीस्ट 3 होल चाहिए होते हैं, तो आई मार्क एटलीस्ट 2 होल्स चाहिए होते हैं, मैंने 3 मार्क कर दिए, मोर देन सफिशिएंट हो गया। एंड लेट वी मार्क देम दैट एट दिस इज होल ए, दिस इज बी, दिस इज सी। The first step is to mark several holes near the boundary of irregular shaped lamina. So this is a mark several holes several में at least 2 चाहिए होते हैं near the boundary of irregular shaped lamina। ठीक है, अब रूल 2 क्या होगा बेटे, रूल 2 ये होगा
कि आप इसको सस्पेंड करोगे फ्रॉम इट्स वन होल सो दैट इट कैन मूव फ्रीली। फ्रीली का मतलब इसको हम साइड पे डिस्प्लेस करें तो इजीली मूव कर सके, ठीक है। तो दिस इज सेकंड इज suspend it from its one hole so that it can move freely। बेटे फ्रीली का मतलब होता है आप साइड डिस्प्लेस करो, इट शुड वाइब्रेट इवन। होल से सस्पेंड कर दिया इसका मतलब मैंने इसको सस्पेंड किया तो ये मैंने नेल, ये नेल पास कर दिया यूजिंग अ नेल so that it can move freely, ठीक है। तीसरा रूल बेटे क्या हो जाएगा, अब इसी से हम एक सस्पेंड लाइन, प्लम लाइन सस्पेंड करेंगे। प्लम लाइन क्या होता है, सिंपली धागे के साथ आपने कोई भी मैस नीचे लोअर साइड पे सस्पेंड किया हो। अब वो मैस जो होगा नीचे उस पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लगेगा। ग्रेविटेशनल पुल हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, तो जिसकी वजह से टेंशन द स्ट्रिंग को होगी बिल्कुल वो भी वर्टिकली अपवर्ड होगी, स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम ये होता है रूल थ्री क्या होगा, दिस इज सस्पेंड अ प्लम लाइन, ठीक है, फ्रॉम द सेम होल या फ्रॉम द सेम नेल and mark a point on lamina exactly behind plumb line, ठीक है। एग्जैक्टली बिहाइंड प्लम लाइन में हमारे पास कुछ ये सूरत हाल होगी। सस्पेंड, ये नेल हमने सस्पेंड किया हुआ था, इसी नेल से अगर हम प्लम लाइन सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास पहुंच गया। प्लम लाइन मैंने सस्पेंड कर दी, ठीक है। अगर प्लम लाइन सस्पेंड कर दी इसी ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क कर देना है एग्जैक्टली एट बिहाइंड प्लम लाइन, लेट दिस पॉइंट इज ए डैश हो, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ वी फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द रेस्ट ऑफ नेल्स एज वेल, ठीक है। रूल फोर भी जो हमारे पास होगा बेटा वो यही रूल है which we need to follow for the rest of holes, so we can write here repeat rule 2 and 3 with rest of holes and draw lines from the point of suspension to the respective mark points, ठीक है। the point of intersection point of intersection of all lines provide center of gravity of lamina, ठीक है। और इट मीन्स हमारे पास यही है था। अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट मार्क किया था, लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड विद ए डैश, बी का सपोज हम मार्क यहाँ कर देते हैं विच इज बी डैश, सी का हम यहाँ मार्क कर देते हैं विच इज सी डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन सारे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे
अब ए से अगर मार्क किया तो ए डैश के साथ ज्वाइन कर दोगे, बी से अगर मार्क किया तो बी डैश के साथ, और सी से करते हो बेटा सी डैश के साथ। ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट सारे एक ही जगह पे बेटे लाई करना नेसेसरी होते हैं। ठीक। अब दरमियान वाले रीजन में देखो, यहाँ पे सारे के सारे आपस में मीट कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है। सो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पे एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम पिवट पॉइंट लेते हैं एंड नथिंग इज प्रोवाइडेड टू अस, देन वी कैन टेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक। सपोज एक क्वेश्चन इसी का। ठीक है, सपोज नाउ इफ दिस इज अ, अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास इसका जो डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास, एट दिस डिस्टेंस इज एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, इतना भी है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी टोटल, सपोज टोटल लेंथ इज आल्सो गिवन टू अस व्हिच इज सपोज 2.50 ले, 2.50 टोटल लेंथ होगी इसकी। टोटल लेंथ इज 2.50 मीटर and let this distance is 0.25 meter, and this is also 0.25 meter, and this is a uniform plank. ठीक है, यूनिफॉर्म प्लैंक या रॉड। अब उसने हमें ये कहा, कह दिया हुआ है, हिंट दे दिया हुआ है कि that you can consider center of gravity as pivot point, we need to calculate the ratio f1 and f2। ठीक है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट f1 over f2 by considering center of gravity as pivot। Now, one thing is understood to us now, which is if total length is 2.50, and since this is uniform plank, the center of gravity lie at its geometrical center, which should be 1.25 meter from each end। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी की यहाँ पे बेटे दरमियान में आ रही हो। ये इफ दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो बनेगा दिस इज 1.25 है। ये डिस्टेंस क्या 1.25 है ये। ठीक है, और ये हमारे पास क्या 1.25 मीटर यहाँ पे। अगर नहीं भी है तो है, नहीं भी है क्योंकि डायग्राम में थोड़ा बहुत नहीं लग रहा ना, इसलिए कह रहा हूँ 1.25 meter। This is also 1.25 meter। No, if you look this F1 force, it will compel you to move in this direction actually, which is clockwise. And this F2 force will compel you to move in this direction, which is anti-clockwise. Now, making use of principal moment to get this one, and hint is provided to us, we need to consider center of gravity as pivot point। Now, clockwise moment equals to anti-clockwise moment। अब क्लॉकवाइज में फोर्स कौन सी लग रही है F1, फोर्स इज F1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स एंड द पिवट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट है, तो बेटा ये डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल इज 1.25, 1.25 में से ये 0.25 माइनस कर दे, वी शैल गेट दिस डिस्टेंस। तो 1.25 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.25। क्लियर हो गया ना हमारे पास कौन सा डिस्टेंस लेना है बेटे, हमने ये वाला डिस्टेंस लेना था। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब टोटल में से अगर आप ये माइनस करोगे यू गेट दिस वन इक्वल्स टू, अब फोर्स एफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी लग रही है, विच इज दिस वन, एंड दिस फोर्स इज F2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, टोटल इज दिस वन, उसमें से ये माइनस कर दोगे। अब टोटल क्या था 1.25, उसमें 0.25 आप माइनस करोगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई। या फिर एक जैसा ना लें तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा हमारे लिए, करना भी इजी हो जाएगा। करना इजी का मतलब ये तो बिल्कुल एक जैसी चीज आ जाएगी। चेंज कर लेते हैं बेटा, वो एक जैसा वन आंसर आया ना, 0.20 ले लो उसको, दिस इज 0.20। सो इट मीन्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा नाउ 0.20,
आई टेक दिस 0.20, तो टोटल 1.25 था, उसमें 0.20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1.25 माइनस 0.20, ठीक है। अब इसको अगर करते हैं तो दिस इज 1.00 f1 equals to 1.05 f2, and if you further do this one, this is f1 over f2, this further be equal to 1.05. States of equilibrium हमारे पास stability. Actually, there are three states of equilibrium. One is stable, second is unstable, and third one is the neutral. One is the stable. How do you identify that an object is in stable equilibrium? Identification किस तरह होगी? अगर कोई चीज बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स को या tilt force which is used to tilt it is removed, it should return back to its original dimensions, original position पे आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल बेस एरिया पे आ जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज इफ दिस इज, ये कोई भी बेस होगी बेटे, हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गया, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड हियर। अब बेटे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप लोकेट, अब इसका बेस एरिया हमारे पास अगर देखते हैं, हमारे पास क्या बना है, दिस इज ए साइड, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करना, तो हम अब क्या करोगे, इन सारों के मीडियंस को आप, ये सॉरी, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर लिया हमने, किस पोजीशन पे आ रही है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप क्या करते हो, अगर इसको थोड़ा सा बेटे हम टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास इफ ये थोड़ा सा मैंने इस तरह, ठीक है, अगर मैंने इस तरह कर दिया, अब देखो इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेट पहले कहाँ एक्ट कर रहा था, इस पोजीशन पे एक्ट कर रहा था, थ्रू द बेस ए बी में से वेट पास कर रहा था, डब्ल्यू। जब मैंने इसको टिल्ट कर दिया है, जब बेटे मैंने इसको टिल्ट कर दिया, अगेन दिस इज ए, दिस इज बी साइड, ये सी है, ये डी है, वेट स्टिल पासिंग द सेम बेस ए बी में से पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट देखो ना, हमारे पास स्टिल पासिंग द सेम बेस ए बी में से पास कर रहा है, पहले भी ए बी बेस में थी। अब मैं अगर इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देता हूँ, ये वेट को मैंने अभी खुद फोर्स अप्लाई करके इसको टिल्ट किया हुआ बेटे, इसको ऊपर खुद थोड़ी आ गया, रिमूव कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये पिवट पॉइंट बनेगा, ये फोर्स लग रही है, तो ये मोमेंट कॉज करेगा, इट विल फॉल बैक टू सेम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो अगर हमारे पास किसी चीज को टिल्ट करते हो और अप्लाइड फोर्स के रिमूव करोगे एंड रिटर्न बैक टू ओरिजिनल डायमेंशंस, इनिशियल सेम इनिशियल बेस एरिया, तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, क्योंकि जब हमने इसको टिल्ट किया था, जब इसको टिल्ट किया था, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इट्स वेट स्टिल पासिंग टू द सेम बेस एरिया which causes moment about this pivot point and it topples back to same initial position, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है। अब एक चीज जो याद रखनी बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और उसको हम अगर टिल्ट करते हैं, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या हो जाएगी, रेज होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रेज होगी। कैसे रेज होगी, देखो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इनिशियली एट दिस पोजीशन, जब मैंने टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऊपर जा चुकी है, देखो, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी, रेज हो चुकी है। तो अगर किसी चीज को टिल्ट करते हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाएगी, तो हम कहेंगे वो हमेशा क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होगी, तो बेटे ये मैंने एरो आपको बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड। जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रेज होगी, जब भी आप उसको टिल्ट करते हो तो। चलिए एक बार लिख के वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। 7 मिनट लेते हैं अभी, 7 मिनट 13 मिनट लेते हैं। तो हमारे पास लाइक इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स
original position that is same base area if force needed to tilt it is removed. तो हम कहेंगे स्टेबल है। ठीक है। अब इसकी रीजन क्या होती है, व्हाई इट रिटर्न बैक टू सेम इनिशियल बेस एरिया, क्योंकि मोमेंट कॉज हुआ है ड्यू टू इट्स वेट। तो जब हम टिल्ट करते हैं इसको, व्हेन टिल्टेड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, वो वाली लाइन जिसके अलोंग वेट पार लग रहा होता है। ठीक, वर्टिकल, वेट हमेशा वर्टिकल लगता है। स्टिल पास थ्रू सेम बेस एरिया which causes moment ठीक है, to bring the object to its initial position। ठीक है। अब नोट की फॉर्म में 3 पॉइंट्स बेटे, जो ये 2 पॉइंट इनको याद रखें। जब ये चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है इट इज नियर टू इट्स बेस। ठीक है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी of object is raised when tilted। ठीक है। Second point is center of gravity is near to its base area। The center of gravity of object is near to its base area। Third is object has greater या wider base area। Object has greater या wider base area। अब बेटे यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब इस चीज को हमारे पास आप टिल्ट करते हो इट टॉपल्स इनटू न्यू पोजीशन, एंड इफ इट टॉपल्स इनटू न्यू पोजीशन इसका मतलब वो नए बेस एरिया में जाके फॉल कर जाती है। तो हम कहेंगे दिस इज वन इज इन ऑफ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टॉपल्स इनटू another position different base area। ठीक है। अब इसके हम अगर फर्दर देखते हैं बेटे,
कि क्या चीज इसके अंदर हो सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास सपोज वी कंसिडर, ये हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। अब ये यहाँ पे बेटे सपोज है base area इसका, if I mark this one, this is let A B C D as we did previously, this is A, this is B, ये C हो गया एंड दिस इज D। ठीक है। और अगर हमने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हमें, so this is center of gravity, ये CGO। अब बेटे जब हम इसको टिल्ट करते हैं, टिल्ट करने का मतलब हमने सपोज इसको थोड़ा सा इस तरह ये टिल्ट किया हमने। जब टिल्ट करते हो तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी रेज हो जाती है, रेज गलत बोल बोल दिया मैंने, इट शुड लोअर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो लोअर होगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बनाओ, अगर मैं यहाँ पे, सो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पहले क्या होगी थी बेटा, इट वाज रेज्ड। अब यहाँ पे क्या होगी, इट इज लोअर। अब लोअर कैसे होगी, सपोज बनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट दिस पोजीशन, दिस वन। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, यहाँ नीचे आ गई। ठीक है। अब हमारे पास इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो गई है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर व्हेन टिल्टेड। अब हमारे पास ये नाउ इट विल टॉपल इनटू न्यू पोजीशन, क्योंकि ए पॉइंट तो बेटा ये है, बी इज दिस वन, सी इज दिस वन, डी इज दिस वन। पहले वेट कहाँ पास कर रहा था, वेट उसकी बेस में से पास कर रहा था बेटे, विच वाज इनिशियली वेट ये बेस ए बी में से पास कर रहा था। अब वही वेट जो है वो बेस ए बी में से तो पास नहीं कर रहा बेटे, वो तो पास कर रहा है नई बेस में से। नई बेस में से पास करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, मोमेंट प्रोड्यूस होगा एंड विल टॉपल इनटू न्यू पोजीशन। ठीक है। अब ये पॉइंट बी पिवट पॉइंट बनेगा, ये फोर्स लग रही है तो हमारे पास इस डायरेक्शन में बेटा ये नीचे गिर जाएगा। तो हमारे पास नाउ इट विल टॉपल इनटू न्यू पोजीशन, नाउ इट विल फॉल इनटू न्यू पोजीशन व्हिच इज दिस वन। ठीक है। अगेन नाउ दिस इज A side, this is B, this is C and this is D। अब नई पोजीशन में गिर गया, तो वही मैंने लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट टॉपल्स इनटू अनदर पोजीशन या न्यू पोजीशन। ठीक है, इनटू न्यू पोजीशन विद डिफरेंट बेस एरिया। ठीक है, इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू टिल्ट, तो हमने किया क्या, व्हेन टिल्टेड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट passes a different base area। ठीक है, passes through different base area which causes moment and bring the object to topple the object into न्यू पोजीशन। अच्छा, अब नोट की फॉर्म में बेटा यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स आते हैं, जब किसी चीज को टिल्ट करते हो और वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोअर हो जाएगी। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर व्हेन टिल्टेड। उसमें रेस था, यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हो गया। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी अवे फ्रॉम स्पेस, बेस से काफी दूर है बेटे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी दूर थी, ये देखो ऊपर। ठीक है, is a quite high from its base area, is away from the object has narrow base area। Third one is, last one is the neutral equilibrium। बेटे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब होती है अगर किसी चीज पे इसको टिल्ट करते हो, जो मर्जी करते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई चेंज ही नहीं होती, ना रेज होती है ना लोअर होती है, तो हम कहेंगे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है।
जैसे कि रोलिंग सिलेंडर वगैरह मूव करता जा रहा हो, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होगी? इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट is neither raised nor lowered, ठीक है, then it is in neutral equilibrium। अब बेटा इसकी डायग्राम या फिगर जो ले सकते हो, सिंपली आप रोलिंग सिलेंडर या स्फीयर ले सकते हैं। अब हमारे पास एक दिस इज अ सिलेंडर या स्फीयर ले लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा, अब इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करना। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। अब हमारे पास ये रोल करना शुरू होगी, यहाँ पे चलेगी, फिर रोल करके ये यहाँ पे चलेगी चलेगी। अब नाउ इन एवरी पोजीशन, नाउ बी बेटा है हमारे पास बेस होगी, यहाँ पे सी हो गया, ए पॉइंट इधर आ चुका है, ठीक है। फिर हमारे पास दिस इज सी पॉइंट हो गया, दिस ए हो गया, दिस इज बी हो गया। अब इसका मतलब ये मूव करती जा रही है, रोल कर रही है बेटा, मैं रोलिंग शो भी कर रहा हूँ उसको। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी रेज नहीं हो रही, वो तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर जो एक पोजीशन पे है वो हमारे पास कांस्टेंट लेवल है, वो बिल्कुल सेम है हर एट ऑल पोजीशंस, वो वेरी ही नहीं कर रही वहां पे। तो अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बनाऊं भी, हमारे पास वो ये बन रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा हर एक ही पोजीशन पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लिख दूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीदर रेज, ये हमारे पास आ रही है, नो चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम कहेंगे दिस इज द न्यूट्रल इक्लिप्स, ठीक हो गया। तो बेटा एक क्वेश्चन है ये वाला कि सपोज ये एक, दीज आर टू फिक्स स्पोर्ट्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली, जिसके ऊपर आपने एक रस्सी बांधी हुई है, ठीक है, या फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये वाली। अब हमारे पास एक पर्सन है ये वाला, ये स्टूडेंट है, इसने अपना छोटा भाई ऊपर उठाया हुआ है इसके अंदर। सेकंड पर्सन जो है ये लींगता हुआ, लेटता हुआ इस स्ट्रिंग के ऊपर एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है। तीसरा जो है हमारे पास एक साइकिल के ऊपर है, और साइकिल के टायरों के साथ आपको नजर आ रहा होगा बेटे, उन्होंने एक सिंपली यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बना के, यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है, इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक है, अनस्टेबल कौन सा है, और न्यूट्रल। बेटे मोस्ट स्टेबल है इसके अंदर सी। मोस्ट स्टेबल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी नियर टू स्पेस। अब ये गौर से देखो, ये जो पर्सन, एक साइकिल थी जिसपे एक पर्सन को चला रहा था, बेटे यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म बना दिए, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ आ गया, एक पर्सन यहाँ पे आ गया। अगर पर्सन उन्होंने नीचे बैठा दिया, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, और नीचे आ गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी नीचे होगी, नियर टू बेस होगी, तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल हियर इज दिस इज सी, एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नियर टू इट्स बेस। अनस्टेबल हमारे पास कौन सा है, वो ए। क्यों, एक पर्सन ए तो इस पर एक और पर्सन उसने अपने कंधे पे उठा लिया, सेंटर ग्रेविटी रेज होगी, ठीक है। अनस्टेबल दिस इज ए, एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अवे फ्रॉम इट्स बेस। और न्यूट्रल हमारे पास कौन सा होगा, वो सी होगा, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना रेज होनी है ना लोअर होनी है, ठीक है। हमारे पास दिस इज बी, एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नीदर रेज्ड नॉर
ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट। ठीक है ना, एंड दैट पॉइंट कैन ईदर लाई इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन ईदर बी इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द पॉइंट वेयर whole weight of an object appears to act, ठीक, is center of gravity। उसके बाद है बी के अंदर, a non uniform plank of wood xy, नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होती। is 2.50 meter long and weight 950 newton, force meter spring balances A and B are attached to the plank at a distance of 0.40 meter from each end as shown। okay, both are fixed at equidistance from x and y from their respective ends। When the plank is horizontal, force meter A record 570। इसका मतलब this is force meter A, if I write this is FA and this is recording 570 Newton। कह रहा है calculate the reading on the force meter B, what should be its reading। अच्छा, हमारे पास this is FA, this is upward direction, और अगर इसको FB को हम देखते हैं बेटा, this is FB, this is also in upward direction। Since this is in equilibrium and we read two conditions for an object to bring this in equilibrium, one is the resultant force should be zero and second is the resultant moment should be zero। And if we focus on resultant force should be zero, it means upward forces must be balanced by downward forces। So in the first part we can write sum of upward forces equals to downward weight। अपवर्ड फोर्स कौन सी होगी बेटा, एक एफ ए होगी, दूसरी एफ बी है, एंड दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट। अब इसको देखते हैं बेटा, एफ ए की वैल्यू दिस इज 570 न्यूटन एंड दिस इज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज एफ ए, आई सपोज दिस इज एफ एक्चुअली। ठीक है, सो प्लस एफ बी and weight here is, it's also provided to us, this is 950 Newton, 950 Newton। ठीक है, so if I make this FB as subject, it means if I subtract 570 from 950, this is 380 I think, so this is 380 Newton। So in the very next part, it means by comparing upward forces and downward forces, we came to this conclusion, this is upward force which is acting on this one FB, this is in 380 Newton, so it means we got its value, this is 380 Newton। So next part में उसने क्या पूछा बेटे, on fig 5 3.1 mark a likely position of center of gravity of the plank। on this figure we need to mark a likely position। उसने ये नहीं कहा कि अब हमारे पास ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक था, ऑल्दो लेंथ इज गिवन टू यू। इफ दिस इज यूनिफॉर्म प्लैंक देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होनी चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर में होनी चाहिए। सिंस नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगी। दैट्स व्हाई एग्जामिनर यूज द वर्ड मोस्ट लाइकली पोजीशन फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मोस्ट लाइकली पोजीशन अगर हम मार्क करें बेटे, इट विल बी समवेयर एट दिस पोजीशन। कैसे पता चला, कोई सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे किसी एक जगह मार्क कर दो। ठीक है, मोस्ट लाइकली पोजीशन उसने कहा, तो इसमें वेट आ गया 950 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ हमसे, उसने कहा डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एंड एक्स of the plank by considering x as pivot point। x, what is x? X is this end point, this is a pivot point now। इसके x of rotation is this one। अब इसको अगर आप देखते हो, दिस वेट जो है, if this is a pivot now,
दिस वेट विल कंपेल यू टू मूव इन क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो हमारे पास फोर्स है दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है हमारे पास दिस इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज। इफ यू कंपेयर ऑल दिस, that clockwise moment must be equal to anti-clockwise moment. Clockwise moment equals to anti-clockwise moment. अब clockwise बेटे क्या है, weight है। Since we need to get this distance, let this distance be represented with, हम इसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं with d। इस d को हमने डिटरमाइन करना है what it will be। ठीक है ना, तो 950 टाइम्स d, 950 टाइम्स d इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है हमारे पास, 570 न्यूटन की फोर्स है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 0.40। 0.40। सेकंड फोर्स इज 380 न्यूटन, कौन सी हमारी, दिस इज 380 न्यूटन एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पिवट इज, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा 2.50 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.40 ताकि हमारे पास ये रिस्पेक्टिव डिस्टेंस आ सके। 2.50 माइनस 0.40, 1.08। मुझे थोड़ा सा आंसर इसका याद है लेकिन कंफर्म नहीं है अभी मेरे, इसमें यू कैन सॉल्व इट एट योर। ठीक हो गया, तो ये बेटे हमारे पास यहाँ तक तो हो गया। अब बेटे ये चैप्टर कवर हो गया।